नमस्कार श्रोता मित्रों, रश्मि की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे विवेकी राय द्वारा लिखित निबंध आम रास्ता नहीं है कि अंतर वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। निबंधों के संबंध में आलोचकों का मानना है कि किसी भी निबंध की अंतर वस्तु में दो पक्ष होते हैं। पहला है विचार पक्ष और दूसरा है भाव पक्ष। कुछ निबंध की संरचना विचार प्रधान होती है और कुछ निबंध भाव प्रधान। श्रेष्ठ निबंध ऐसे माने जाते हैं जिनमें भावों और विचारों का सामंजस्य संतुलित ढंग से किया गया है और जो पाठक को अपने भावों और विचारों से प्रभावित करने के सामर्थ्य रखता हो। विवेकी राय के प्रस्तुत निबंध आम रास्ता नहीं है में भावों और विचारों का सामंजस्य मिलता है। देखना चाहिए कि निबंधकार का कौशल किस तरह रचना में प्रकट हुआ है। आइए हम इस निबंध का विचार पक्ष क्या है जानते हैं। विवेकी राय के इस निबंध में गहरा विचार उद्वेलन है। कलेवर में संक्षिप्त होने पर भी यहाँ निबंधकार निरंतर सवाल उठाता है और उन पर बहस करता ही रहता है। असल में निबंध का उद्देश्य है लोकतंत्र में साधारण गरीब लोगों की विडंबना का उल्लेख। निबंध की शुरुआत ही एक विडंबनामूलक स्थिति से हुई है। देखिए, काल के अहाते के बीचों बीच सीधी लकीर सी खींची पगडंडी पकड़कर जनपद के आदिवासी चले जा रहे हैं। जनपद के नागरिकों के आने जाने की सामान्य प्रक्रिया को वे काल के अहाते में देख रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे वाङ्मय के काल को निरवधि और पृथ्वी को विपुला माना गया है। ऐसे में मामूली लोगों की काल के समक्ष क्या हैसियत। लेकिन फिर भी निबंधकार इस विडंबना को दर्ज कर रहा है तो इसके पीछे गहरा विचार होना चाहिए। आगे वे इस रास्ते का कैसा विशद दृश्य खींचते हैं। यह धूल भरा रास्ता, ये धूल भरे शरीर, यह धूल भरा जीवन, ये धूमिल चेहरे, धूल में लसराई अबोलों के बोल, यह सोने की धूल से ऊपर का धूप, ये मिट्टी का धूल से चेहरे, चुप चुप चुप, ये सब कुछ बरबस हंसते से, ये श्रम कातर, ये कुछ विनोदी और सबके ऊपर पश्चिमा में एक झोंके से यह एक दरिद्रता की मुट्ठी भर गुलाल सी धूल, अनागत वसंत का शायद उपहार। फिर वे एकाएक लिख देते हैं, वह धूल का राज्य, यहाँ जनता चौराहे की धूल, सदा पैरों के नीचे रहने वाली, तपने वाली, तड़पने वाली, ठिठुरने वाली, उड़ती उड़ती, नंगी और बेचारी, कलेजे पर कुचलने वालों के पगचिन्हों को जनार्दन के चरण कमल से चिपकाए। यहाँ आकर निबंधकार का मंतव्य पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। धूल भरे रास्तों पर धूल भरा जीवन अर्थात इन लोगों की हैसियत धूल से अधिक कुछ भी नहीं। विडंबना यह है कि यह राज्य की भी धूल का है, अर्थात इस नाशवान संसार में जहाँ साम्राज्य और
सत्ता भी नाशवान है। वहाँ भी इस सत्ता को माथे पर रखने वाली जनता को धूल से अधिक नहीं समझा जाता। आगे वे एक ऐसी कल्पना रचते हैं जो इस विचार सरणी को किसी परिणति तक ले जा सके। इस धूल भरे मार्ग में संध्या हो गई और अंधकार गहरा रहा है। उन्हें कोई दिखाई दे रहा है। अरे यह कौन? गाढ़ी गुदरी में लिपटी मुंह पर जैसे हवाएं उड़ रही है, तो भी एक दृढ़ता, एक स्थिरता। देखते देखते आंखों से ओझल हो गई। रह गया मन पर खींचा उसका चित्र। हाथ की उसकी पोटली में अपनी कल्पना के करों से खोलता हूँ। मैं अपनी कल्पना के करों से खोलता हूँ। इसमें मुझे मिलता है भारत की स्वतंत्रता का एक पुराना इतिहास। मत कहो कि यह 2 पैसे का नमक है। इसमें मिलता है मुझे आधा सेर, घुन लगा चना। मत कहो कि 5 पंचवर्षीय योजनाएं खत्म होने जा रही हैं। इसमें मिलता है मुझे फटे कपड़ों को सीने के लिए थैले का मोटा डोरा। मत कहो कि इस युग के महत्वाकांक्षी चांद पर बसने जा रहे हैं। क्या ये भारत माता है या भारत की क्षुधित, पीड़ित, निर्धन जनता का कोई प्रतिरूप? आगे की पंक्तियां हैं। हाँ, उसके रूखे केस धीरे से कुछ कह गए, कुछ सुना है और अधिकांश अनसुना रह गया। पेट ही पहाड़ है। इन केसों को संवारने की किससे फुर्सत है? यह जलता हुआ जमाना, यह महामारी सी महंगाई, यह काल सा अकाल, जिनके लाल सूखे वृक्ष की ठठरियों को चिचोर कर चिल्लाते हैं, जिनके लिए मनुष्य ही भगवान है, जिनके लिए मुट्ठी भर अन्न ही मोक्ष सुख है, उनके लिए क्या केस और क्या श्रृंगार, क्या अनुराग और क्या सुहाग। यह भारत का निर्धन जनता है, जिसकी क्षुधा 5 पंचवर्षीय योजनाओं के व्यतीत हो जाने पर भी समाप्त नहीं हो सकती है। विवेक की राय ऊपर धूल और रास्ते के बीच करते हुए इस स्त्री के बहाने एकाएक भूख, अकाल और महंगाई की बात करते हैं। इस स्त्री के हाथ की पोटली में पुराना इतिहास है। वस्तुतः वे एक तरफ चांद पर बसने और दूसरी तरफ मुट्ठी भर अन्न से ही मोक्ष सुख प्राप्त करने वाली 2 भयावह विषमताओं को आमने सामने रख देते हैं। आगे इस विषमता का करुण दृश्य है। ये मैले कुचेले राम, ये भूख से तड़पते कृष्ण, ये विवशताओं की बेड़ियों में जकड़े प्रताप, ये नीरव रुदन करने वाले नारायण और रात दिन गरीबों में जलने वाले जनता जनार्दन। मोटी मोटी पोथी, गंभीर ज्ञान, उज्जवल सिद्धांत, मानवता की दुहाई, जनता की सरकार, जनता का राज्य, गरीबों के लिए महा आयोजन और वास्तव में सारा गुड़ गोबर हुआ रहा बरबस। विचारणीय है कि यदि लोकतंत्र को जनता का शासन कहा जाता है, तो वहाँ यही जनता भूख और गरीबी से त्रस्त क्यों है? इस निर्धन और भूख से पीड़ित जनता के लिए दोषी कौन है? वे लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं। मध्य वर्ग की निरुपायता और शासन प्रशासन से जुड़े लोगों पर टिप्पणी करते हैं। आगे लिखा है, और यह मार्ग हमारी नागरिकता पर एक व्यंग के समान है। फाटक पर दोनों ओर स्पष्ट लिखा है, आम रास्ता नहीं है। अब सोचता हूँ कि आम रास्ता किसे कहते हैं? अवश्य ही यह कोई खास रास्ता है। आम लोगों का
रास्ता तो दूसरा है। ये शायद भूल भूल गए हैं, ये शायद भूले हुए लोग हैं, ये मार्गच्युत लोग हैं, ये अनजान लोग हैं। हे भगवान, न जाने कब इन्हें अभिष्ट पथ का ज्ञान होगा। एक रास्ते का उल्लेख उन्होंने निबंध के प्रारंभ में किया था, जिस पर जनपद के आदिवासी चल रहे थे और यहाँ आकर सूचना मिलती है कि आम रास्ता नहीं है। निबंधकार पूछ रहे हैं, तो फिर किस रास्ते पर जाना होगा? निबंधकारी ने भूले हुए लोग कहते हैं, अर्थात जिन्हें शासन और सत्ता भूल गई है। आगे उनका बयान और स्पष्ट हो गया है। इस समय तो ये सिर्फ आते हैं जाते हैं, संज्ञा शून्य से, निर्जीव से। यह जर्जर मानव, ये ग्रामीण मानव, ये नर वानर, ये यंत्र से जीवन की गाड़ी को जोर लगाकर किसी प्रकार खींच खींच कर हारे से जिनका दिन बीत गया, खटते खटते जिनकी रात में गहरे काले अंधकार के सिवा और कुछ नहीं, घना निबिड़ और मनहूस अंधकार। उनका इशारा स्पष्ट है। भारत के गांवों में रहने वाले निर्धन जनता के लिए ही वे कह रहे हैं कि ये मशीनों की तरह जीवन की गाड़ी को जोर लगाकर किसी प्रकार खींच खींच कर हार गए हैं, क्योंकि इनकी रात में गहरे काले अंधकार के सिवा और कुछ नहीं। लेखक इस अंधकार को घना, निबिड़ और मनहूस कह रहा है, क्योंकि उसे कहीं उजियारा नहीं दिखाई दे रहा। इस अंधकार में लेखक या समाज के बौद्धिक वर्ग की भूमिका से भी उन्हें गहरा असंतोष है और वे निबंध की समाप्ति पर कहते हैं, हमारा ज्ञान कितना गरीब है, हम कितने सीमित हैं, हम सिर्फ अपने को देखते हैं, अपने दुख सुख को जानते हैं, दूसरों की सिर्फ आते जाते देखते भर हैं। यदि कभी आंख उठाकर देखे भी हैं तो अनदेखा की तरह। आत्म केंद्रित होते जा रहे समाज में बड़े जनसमूह की विकट स्थिति पर इस कठोर टिप्पणी के साथ निबंध समाप्त होता है। कहना न होगा कि निबंधकार के मन में अपने देश की निर्धन ग्रामीण के प्रति कितना प्रेम और सौजन्यता है, जिसके लिए वह अपने आप को तथा समूचे लोकतंत्र को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देता है। निबंध का विचार पक्ष अत्यंत सबल है, जो पाठकों को गहरे चिंतन के लिए विवश करने में सक्षम हुआ है। आइए हम इस निबंध के भाव पक्ष के बारे में जानते हैं। विवेकी राय के इस निबंध में जिन विचारों की अभिव्यक्ति हुई है, निश्चय ही सामाजिक चेतना से अनुस्यूत विचार है, किंतु लेखक का प्रयास रहा है कि ठोस सवालों को करते हुए इनके साथ साथ वे भावोत्तेजना और भावोद्दोलन भी करते हैं। आम रास्ता नहीं है करते हुए इनके साथ साथ वे भावोत्तेजना और भावोद्दोलन भी करें। आम रास्ता नहीं है। पुस्तक में यह अन्य निबंध आचार्य द्विवेदी के शब्दों में जब अपने को भूल गया में विवेकी राय ने लिखा है। बहुत गहराई से टटोल कर देखता हूँ तो कबीर की भाषा शैली का प्रभाव आज भी मेरे ऊपर है।
आलोचक नहीं हूँ, परंतु जब तब आलोचना लिखने बैठता हूँ, भावात्मकता ऊपर आ जाती है। निबंध के पहले वाक्य में जहाँ जनपद के आदिवासियों के चलने का प्रसंग आया है, वहीं अगले ही वाक्य में इस पहले वाक्य के समर्थन में भाव संसार उत्पन्न करने की प्रयास मिलता है। उन्होंने लिखा है, कोमल दल किस लय हैं, तो फल फूल के यौवन भार से लदी लता वल्लरियां भी है। अरण्य के अलमस्त साखी हैं, तो उपनाती दरिया के तटवर्ती पेड़ भी हैं। आखिर लेखक ने निबंध में यह क्यों लिखा होगा? जीवन की कठिनाइयों, कठोरताओं और मुसीबतों के बावजूद यत्किंचित कोमलता, सुंदरता और सहजता की आकांक्षा को मंद न पड़ने देना इसका कारण हो सकता है। यह आकांक्षा ही निबंध में भाव पक्ष का निर्माण करती है। वे आगे लिखते हैं, कौन ठीक ठीक जानता है किसी दूसरे की, कोई नहीं फुर्सत किसे है जानने की। ऊपर से देखा चले जा रहे हैं, बाहर से देखा कुछ कर रहे हैं, भीतर भरा है पूरा महाभारत, मौन दबा और छिपा। भीतर के मौन महाभारत को जानना और उसे अभिव्यक्ति देना ही तो साहित्यकार का काम है। वह भावों की सृष्टि करता है और दूसरे के मन को पढ़कर उसे अभिव्यक्ति भी देता है। अपने इन बदहाल परेशान नागरिकों के लिए लेखक के भाव हैं। मुझे लगता है ये आदमी नहीं, सिर्फ आदमी की शक्लें हैं जो चलती है फिरती हैं धुआंसी दिशाओं में डूबी डूबी, शून्य में मलिन धूह सी उगी उगी। ये दिल वाले, ये मन वाले, ये आत्मा वाले और ये परमात्मा वाले, इनके पास विधि के हाथों बनाई संसार की सर्वोत्तम मशीन शरीर है। शरीर में भीतर एक संसार है, इच्छाओं का विचित्र बाजार है, साथ ही उनमें अनगिनत सुलगते शोले हैं तथा फपकते फफोले भी हैं। विवेक की राय पर भारतीय साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित विनिबंध में प्रोफेसर सत्यकाम ने उचित ही लिखा है कि किसानों का जीवन, गांव का परिदृश्य, प्रकृति, गांव के लोग और आसपास का माहौल उनकी रचनाओं में पेवस्त हो जाता है और इसी से विवेक की राय की रचनाओं का संसार सृजित होता है। कहना न होगा कि विकास की विषमता को देखकर पैदा हुए उनके विचारों में निर्धन लोगों की पीड़ा के गहरे भावों का सम्मिश्रण हुआ है। मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद श्रोता मित्रों, मिलते हैं अगले एक वीडियो में। और हाँ, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।